नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इससे अगली वीडियो आपकी सिलेबस की होगी, एलटी ग्रेड जो एग्ज़ाम आपका आ रहा है। तो साइंस से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। फिजिक्स का चैनल है, फिजिक्स मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो एलटी ग्रेड साइंस सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस डिस्कशन इस वीडियो में कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट अपना जो हमारा फिजिक्स का सिलेबस है उसे हम स्टार्ट कर देंगे। तो देखो, फिजिक्स का सिलेबस लिखा है इधर, केमिस्ट्री का इधर लिखा है, ठीक है। यूनिट वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 यूनिट आपकी फिजिक्स के सिलेबस में दे रखी है। तो जो पहली यूनिट है उसका नाम क्या है? जनरल फिजिक्स, जिसे आप मैकेनिक्स कहते हैं, यानी हिंदी में कहेंगे सामान्य भौतिकी, जिसे आप यांत्रिकी कहते हैं मैकेनिक्स को, ठीक है। मैकेनिक्स के अंतर्गत कौन से टॉपिक हैं? देखो मैं आपको बता देता हूँ। 11वीं क्लास में है ना, 11वीं क्लास में आपने मैकेनिक्स के बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं यांत्रिकी के, जिसमें आप न्यूटन्स लॉज वगैरह पढ़े हैं, है ना। तो टॉपिक्स आप देखें, इधर मैं एक स्लाइड लगा देता हूँ। टॉपिक्स पढ़े हैं आप, मैकेनिक्स के सारे टॉपिक हैं और 11वीं क्लास के आपके पढ़े हुए हैं। तो पहला लिखा है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, है ना, मात्रक और विमाएँ, आसान टॉपिक है। लिखा है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, अदिश और अदिश राशियाँ, सब पढ़ा हुआ है। प्रोडक्ट, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अदिश गुणनफल क्या है, सदिश गुणनफल क्या है, ठीक है। ये सब 11वीं की चीज़ें हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट, ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, गोस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और उनके यूजेस। ये बीएससी का है, ये 11वीं का नहीं है, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर में ये आपको मिल जाएगा, ठीक। कौन सा टॉपिक कहाँ मिल जाएगा मैं आपको ये बताता चलूँगा, ताकि है ना सेल्फ भी आप तैयारी कर सकें। तीसरा लिखा है मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मोमेंटम यानी संवेग, है ना, ये मिल जाएगा आपको 11वीं में भी, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी। फोर्स बल क्या होता है, एक्सेलरेशन त्वरण क्या होता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं, गति की समीकरणें, ठीक है। फिर इसके बाद है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, गतिज और स्थितिज ऊर्जा, लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग। लिखा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम और संवेग संरक्षण का नियम। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना, यानी संरक्षी और असंरक्षी बल, ठीक है। रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति क्या है। सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस, अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल क्या है, ठीक है। इसके बाद देखें केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन, केपलर के ग्रहों की गति से संबंधित नियम। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, है ना, यानी भूस्थिर उपग्रह, ये जो टॉपिक हैं केपलर वाले, 8वां चैप्टर है ये 11वीं क्लास में एनसीईआरटी में, पहली बुक में। और केपलर के नियम वगैरह ये सब ग्रहों की गति से संबंधित, ये आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में 3rd यूनिट में भी है, ठीक है। रोटेशनल मोशन वगैरह ये सब जो मैंने बताए, ये भी आपको 7th चैप्टर में मिल जाएंगे 11वीं में, और ये बीएससी में भी हैं, ठीक है। आगे लिखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी की बात है ना। एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग, तो सब आपका पढ़ा हुआ होगा यदि आपने बीएससी की होगी तो। बीएससी की है तभी तो फॉर्म भर पा रहे हो है ना। तो इसके बाद देखो सिंपल एंड कंपाउंड पेंडुलम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, जड़त्वाघूर्ण क्या होता है। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्षों की प्रमेय, है ना, लंब अक्षों की प्रमेय। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, रिंग, डिस्क, सिलेंडर, ये सब बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है। इनका डेरिवेशन मतलब फॉर्मूले थे 11वीं क्लास में, लेकिन अब तो जो आपका मेंस है वो तो डेस्क्रिप्टिव नहीं है ना, वो तो हमारा, हाँ, डेस्क्रिप्टिव है, मतलब लिखना पड़ेगा, है ना, ऑब्जेक्टिव थोड़ा है। तो रिटन है तो इसलिए डेरिवेशंस भी आपको करके चलने हैं। इसके बाद देखें लिखा है एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। एंगुलर मोमेंटम हुई कोणीय संवेग, मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना, इसे बोलते हैं आघूर्ण, बल का आघूर्ण, बल आघूर्ण। इसके बाद है स्ट्रीमलाइंड एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये बर्नौली की थ्योरम वगैरह पढ़ी थी, देखो आगे लिखा भी है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, है ना, टर्बुलेंट फ्लो। इसके बाद काइनेटिक वेलोसिटी, स्टोक्स एंड
ये सब लिखा है ना, बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड जो चैप्टर है ना 11th क्लास में, वो हैं सब ये, है ना, जहाँ पर फ्लो की बात करते थे, फ्लो ऑफ लिक्विड की। ठीक है, आगे लिखा भी है देखो, बर्नौलीज थ्योरम एंड यूजेस, बर्नौली के थ्योरम और उसके यूज। सरफेस टेंशन क्या है ना, पृष्ठ तनाव। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द कर्व ऑफ लिक्विड, बूंद के अंदर एक प्रेशर वाला डेरिवेशन था, है ना। सरफेस एनर्जी क्या होती है, पृष्ठ ऊर्जा। फ्लो ऑफ फ्लूइड इन ए कैपिलरी, है ना। तो ये सब द्रव से, लिक्विड से या फ्लूइड वाला जो आपका टॉपिक है वो उससे संबंधित सारी चीज़ें हैं ये। इसके बाद इलास्टिसिटी पे आ जाते हैं। इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक। म्यूचुअल रिलेशंस सबके बीच, एक बड़ा डेरिवेशन है बीएससी में फर्स्ट ईयर में, है ना, सबके बीच, है ना, सिग्मा के बीच, है ना, के बीच, बी के बीच, सबके बीच रिलेशन। जो प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं, 3 होते हैं ना, यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है, दृढ़ता गुणांक होता है और एक बल्क मॉडुलस होता है। ठीक है, तो इन सब के बीच रिलेशन वाला डेरिवेशन है वो। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, कैंटिलीवर क्या होता है, सब बीएससी का टॉपिक है ये। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखो, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें चेंज लेंथ में कैसे होता है ये देखो। ये कहाँ मिलेगा आपको, बीएससी 4th सेमेस्टर में मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, बीएससी 4th सेमेस्टर। ठीक है जी, बीएससी 4th सेमेस्टर की बुक है मॉडर्न फिजिक्स, उसमें मिल जाएगा ये, है ना। तो ये चीज़ें लिख लेना कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। बीएससी 4th सेमेस्टर में लास्ट वाली जो लाइन है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, चेंज इन लेंथ, टाइम एंड मास, मास एनर्जी इक्वलेंस, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया सकता है, एनर्जी को मास में ना, E बराबर mc², वो जो ये सब चीज़ें मॉडर्न फिजिक्स में मिलेंगी आपको। बीएससी 4th सेमेस्टर, है ना, 12th में 11th में नहीं है ये सब चीज़ें। इसके बाद देखो हीट की बात आती है, नेक्स्ट यूनिट देखो, हीट या थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स यानी कि तापीय भौतिकी और हीट यानी ऊष्मा। तो इसके अंतर्गत लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, यानी ऊष्मा क्या होती है, ताप क्या होता है। डिफरेंट टेम्परेचर्स के स्केल्स क्या क्या होते हैं, जैसे केल्विन स्केल होता है, सेंटीग्रेड स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है ना, जिनमें टेम्परेचर को नापते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, परम ताप जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, ये सब 11th क्लास में था, है ना। सॉलिड्स का एक्सपेंशन कैसे होता है। ठीक है, गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, यानी अच्छे चालक, सुचालक बोलते हैं जिन्हें। बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं, कुचालक बोलते हैं। इसके बाद रेडिएशन ऑफ हीट, हीट का जो मतलब ऊष्मा विकिरण बोलेंगे, इस ऊष्मा विकिरण। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण हिंदी में कहते हैं। रैले और वीन्स लॉ, है ना, पढ़े हैं ना ये सब, ये बीएससी में थे, 11th में भी शायद थोड़ा बहुत हो इसका। प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला, मेन तो बीएससी में ही है ना। प्लांक का रेडिएशन फार्मूला क्या है, ये रेडिएशन वाली हीट है और ये बीएससी 2nd सेमेस्टर में मिलेगा। थर्मल फिजिक्स नाम की बुक है ना उसमें। ठीक है जी, इसके बाद देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, थर्मल फिजिक्स का ही है। स्टीफन्स लॉ क्या है, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होते हैं। आइसोथर्मल यानी समतापीय, एडियाबैटिक यानी कि समदाबीय। ठीक है, एडियाबैटिक बल्कि आइसोबैरिक होता है, समदाबीय तो है ना, इसे बोलते हैं रुद्धोष्म। एडियाबैटिक क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम। इसके बाद फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, उष्मागतिकी, प्रथम और द्वितीय नियम, है ना। 11th में भी इनका रिव्यू लिया आपने, लेकिन अच्छे से पढ़ना है क्योंकि रिटर्न होना है एग्जाम में इसका। तो बीएससी से ही पढ़ें, बीएससी के नोट्स से ही पढ़ें और बीएससी लेवल का ही पढ़ें, है ना। 11th से आप ले सकते हो अपने नोट्स से हेल्प, लेकिन उससे काम चलेगा नहीं अब, है ना। ठीक है, इसके बाद लिखा है कार्नोट हीट इंजन क्या है, वो पढ़ा होगा आपने 11th में भी और बीएससी 2nd सेमेस्टर में भी। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक रिलेशंस थे 4, है ना, बड़ा डेरिवेशन था एक बीएससी 2nd सेमेस्टर में। इसके बाद लिखा है जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है, जूल थॉमसन इफेक्ट भी आपने बीएससी में पढ़ा। क्लोसियस क्लेपेरन लेटेंट हीट इक्वेशन है 2, है ना। तो सब बीएससी के टॉपिक है ना, क्लियर है। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी बीएससी के सिलेबस अच्छा है तो एलटी ग्रेड का आराम से निकल जाता है, और बीएससी और एमएससी का अच्छा है तो जेआईसी का निकल जाता है ना पेपर। तो बीएससी की फिजिक्स आपको अच्छी करनी पड़ेगी, बीएससी की अच्छी करोगे तो 11th 12th की खुद अच्छी हो जाएगी ना। बाकी 11th 12th का भी है मेन तो ये दोनों मैंने बताया 11th और बीएससी की यूनिट्स हैं। इसके बाद आते हैं वेव्स एंड ऑसिलेशंस पे। छोटी यूनिट है, देखो लिखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, सरल आवर्त गति।
प्रोग्रेसिव वेव क्या होती हैं, है ना, प्रगामी तरंगे। स्टेशनरी वेव क्या होती हैं, अप्रगामी तरंगे। फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी, कला वेग और समूह वेग क्या होता है। डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, है ना, इसे बोलते हैं अवमंदित, है ना, गति। और फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होता है, प्राणोदित दोलन क्या होते हैं। रेजोनेंस यानी अनुनाद क्या होता है। रेजोनेंस इंटेंसिटी, अनुनाद की तीव्रता। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, अध्यारोपण का सिद्धांत तरंगों के। पल्सेटिंग एंड लिसाजूस फिगर, लिसाजू फिगर बीएससी में है। डोपलर इफेक्ट क्या है, देखो डोपलर इफेक्ट 11th में मिलेगा आपको, बीएससी में नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये जो ऊपर की सारी चीज़ें हैं लिसाजू फिगर तक, ये सब आपको बीएससी की फर्स्ट सेमेस्टर की जो बुक है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसकी 4th यूनिट में मिल जाएगा, वेव मोशन में, ठीक है। इसके बाद देखें ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स पे आते हैं। देखो वेव्स एंड ऑसिलेशंस की बात हो गई, तरंगे तथा दोलन, हिंदी में कहेंगे ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप किसकी स्टडी करते हैं, प्रकाश की, है ना, लाइट की। इसमें देखो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, लेंसेस क्या होते हैं, है ना, गोलीय दर्पण और लेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक क्या होता है। फोकल लेंथ फॉर्मूला, फोकल लेंथ के फॉर्मूले हैं 1/f बराबर, है ना, याद होगा आपको, 1/v - 1/u। इक्विलेटरल सिस्टम, ये सब चीज़ें प्रकाश से रिलेटेड आपको मिलेंगी 12th क्लास में, है ना। 10th में भी है ऑप्टिक्स थोड़ी सी, तो 12th में, और ये आपको मिलेगा ऑप्टिक्स 3rd सेमेस्टर में बीएससी में। ऑप्टिक्स नाम की एक बुक है। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस, आई पीस, है ना, रैमस्टन एंड हाइगेंस आई पीस। और इसके बाद क्रोमेटिक डिफेक्ट्स ऑफ लेंस, लेंसेस के जो डिफेक्ट होते हैं, कमियां होती हैं। ह्यूमन आई देखो 10th क्लास में है, मानव नेत्र, ठीक है जी। फार साइटेडनेस, ये भी आपका दूरदृष्टि दोष 10th क्लास में मिलेगा। नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष 10th क्लास में है। इंटरफेरेंस क्या होता है आपको 12th में भी मिल जाएगा और ऑप्टिक्स में मिल जाएगा बीएससी 3rd सेम में। इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण। डिफ्रैक्शन क्या होता है, विवर्तन। पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन ध्रुवण, ठीक है। बाइप्रिज्म क्या होता है, बीएससी में मिलेगा ऑप्टिक्स में। न्यूटन की रिंग क्या है, ये भी बीएससी में मिलेगा आपको। फ्रेजनल और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में अंतर क्या है, सारे टॉपिक बीएससी के हैं। रैले क्राइटेरियन, ये भी बीएससी में मिलने वाला है ऑप्टिक्स में, ठीक है। रिजोल्विंग पावर क्या होती है, क्या बोलते हैं हिंदी में, रिजोल्विंग, देख लेना, हिंदी याद नहीं आ रही भी। तो रिजोल्विंग पावर क्या होती है ना। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जोन प्लेट क्या होती है, ग्रेटिंग्स क्या होती हैं। डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है, जिसे द्वि अपवर्तन कहते हैं। प्लेन और सर्कुलर और इलिप्टिकल पोलराइजेशन क्या होता है। ये सब बीएससी के टॉपिक में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जो आपके सिलेबस में आपको एलटी ग्रेड के लिए पढ़ने हैं। क्वार्टर प्लेट क्या होती है, हाफ वेव प्लेट क्या होती है। जनरल कॉन्सेप्ट लेज़र का क्या है, लेज़र नाम की पूरी यूनिट है ना, बीएससी की जो ऑप्टिक्स है उसकी 4th यूनिट है लेज़र। रूबी लेज़र कौन सा है, हीलियम नियॉन लेज़र कौन सा है, तो ये सब चीज़ें है ना। तो ऑप्टिक्स में आपको ये पढ़ना है, ठीक है, प्रकाशिकी में। क्लियर हो गया। तो बीएससी का ही अधिकांश भाग है इसमें, और मैंने बता दिया है बीएससी 3rd सेमेस्टर की ऑप्टिक्स बुक, वो आपको पढ़नी पड़ेगी अच्छे से। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म नाम की यूनिट है, ये रहा। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी वैद्युत, मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व, वैद्युत तथा चुंबकत्व, ठीक है जी। ये सब आपको मिलने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वैसे तो 12th क्लास में है, 12th क्लास में फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट बुक में बल्कि, चैप्टर्स हैं इसके। और वैसे मिलने वाला है आपको बीएससी 3rd सेमेस्टर की फर्स्ट बुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, ठीक है। तो प्राइमरी सेल्स क्या हैं, प्राथमिक सेल। सेकेंडरी सेल क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आंतरिक रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, है ना, आंतरिक प्रतिरोध। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल क्या है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर्स यानी कि, क्या बोलते हैं कैपेसिटर्स को हिंदी में, संधारित्र। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन की, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऐसी रेजिस्टेंसेस के लिए भी है, पढ़ा होगा आपने। करंट क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग क्या है। कंडक्टिविटी यानी चालकता क्या है। गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, ये सब पढ़े होंगे। व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज, है ना। बायो-सावर्ट लॉ, है ना। एम्पियर का सर्किटल लॉ, परिपथीय नियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जिसे आप कहते हैं।
फैराडे का नियम क्या है, लेंज का नियम क्या है ना, सेल्फ इंडक्शन, स्वयं प्रेरण क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन, अनोन्य प्रेरण क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है आपकी, बस रिवाइज ही करनी है। अल्टरनेटिंग करंट क्या है, एसी करंट जिसे बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, एलसीआर सर्किट में है ना जो चीज़ें हैं वो पढ़नी है आपको। और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैक्सवेल की इक्वेशंस पढ़नी है आपको, 4 इक्वेशन है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, विस्थापन धारा वैसे बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, 8वां चैप्टर है आपका 12th जो एनसीईआरटी है आपकी पहले वाली बुक, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो बुक है आपकी बीएससी 3rd सेम की पहली बुक, उसकी 4th यूनिट भी है। तो सब सिलेबस कहाँ कहाँ मिल रहा है सब बताता चल रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की हमने बात कंप्लीट की। इसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की, ठीक है जी। मॉडर्न फिजिक्स देखो आधुनिक भौतिकी से कहते हैं, और इसमें लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर, थोड़ा केमिस्ट्री से भी मिलेगा ये पोर्शन। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, परमाणु की जो संरचना है, वेक्टर है ना, बोहर मॉडल एटम का क्या है, सब पढ़ाई होगा 12th में। पावली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पावली का अपवर्जन नियम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप। ऑप्टिकल और एक्सरे स्पेक्ट्रा क्या है, तो ये जो स्पेक्ट्रा वाला पढ़ेंगे आप, एक्सरे स्पेक्ट्रा शायद 12th से हट गया था, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा भी, ये आपको मिलने वाला है बीएससी 3rd ईयर यानी 5th सेम में। एक बुक है स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की, ठीक है, एक बुक है स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की 5th सेमेस्टर में, वहाँ से आप ये चीज़ पढ़ लेंगे। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आपको 12th में भी मिल जाएगा है ना। कॉम्पटन इफेक्ट आपको बीएससी में मिलेगा, शायद 12th में भी थोड़ा बहुत इसका जिक्र हो। कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, दोनों अच्छे इफेक्ट हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं इनसे। इसे बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव और इसे कॉम्पटन प्रभाव बोलते हैं। तो ये आपको सब मिल जाएंगे। इसके बाद है जीवन इफेक्ट क्या होता है, पास्ट एंड बैक एंड रमन इफेक्ट्स, ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी में मिलेंगे आपको। डी ब्रोगली वेव्स क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग का, ये सब है ना। श्रोडिंगर की इक्वेशन क्या है, रेडियो एक्टिविटी, तो केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। और यदि रेडियो एक्टिविटी वैसे पढ़ना है तो 12th क्लास में तो है ही रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स में भी, और साथ में ये मिलेगा आपको बीएससी 6th सेम में। न्यूक्लियर फिजिक्स करके एक बुक है, वहाँ से आप इसे देख लेंगे। इसके बाद मेटल्स क्या है, सेमीकंडक्टर्स क्या है, इंसुलेटर्स क्या है ना, धातु ये सेमीकंडक्टर्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, भूल गया मैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, अचालक होते हैं जिनमें आप धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, ठीक है। और पीएन जंक्शन डायोड, ये सब चीज़ें आपने 12th में पढ़ी होंगी। और पीएन जंक्शन डायोड के साथ जेनर डायोड है लिखा है, तो ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जेनर डायोड भी आपने पढ़ा है। और यदि वैसे पढ़ना है ट्रांजिस्टर भी है, ट्रांजिस्टर वगैरह तो 12th से हट गए थे। तो सारी चीज़ें यदि पढ़नी है तो ये मिलेंगी बीएससी 2nd सेमेस्टर की 2nd बुक में, ठीक है, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, बीएससी 2nd सेमेस्टर 2nd बुक, ठीक है। तो ये वहाँ से आप पढ़ लेंगे। बाकी 12th में भी इनका रिव्यू है, मतलब थोड़ा झलक है, ट्रांजिस्टर नहीं है शायद, है ना। फिर इसके बाद गेट्स के बारे में बात हुई है, तो ये तो 12th में भी है, गेट्स, ट्रुथ टेबल्स, बूलियन अलजेब्रा, वो सब चीज़ें वहाँ पे भी हैं। बाकी थोड़ा विस्तार से पढ़ना हो तो बीएससी 6th सेमेस्टर में है एक बुक, लॉजिक गेट, उसमें सारी चीज़ें हैं, उसे बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बुक का नाम है ना, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फिजिक्स की जो जो चीज़ें, जो जो कॉन्सेप्ट या टॉपिक्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, कौन सी चीज़ है ना, कौन सा टॉपिक कहाँ मिलेगा, सब बुक वगैरह के नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं। और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी आप बीएससी की बुक से कर सकते हैं वैसे तो। बाकी उसकी मेन तो पहले ये है, आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो पहले थ्योरी पढ़ लें अच्छे से, नोट्स बना लें है ना अपने इन सभी 6 के 6 यूनिट्स के, चाहे एक बीएससी की बुक रख लो सामने। हालांकि जब मैं तैयारी करूँगा तो मैं तो कराऊँगा ही इन्हें, बाकी यदि मैं एक प्रयास और करूँगा है ना, इनकी बुक की पीडीएफ्स मैं आपको देने का प्रयास करूँगा, जो जो बुक्स मैंने बात की है जिनके बारे में कि यहाँ से पढ़ लेना, यहाँ से पढ़ लेना, तो
तो उससे क्या है, क्योंकि मैं तो बीएससी ही पढ़ाता हूँ तो सारी बुक्स मेरे पास अवेलेबल हैं। तो किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, लिंक दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ पे मैं डालता रहूँगा चीज़ें, है ना। ठीक है, बाकी कमेंट करके बताना कोई किसी भी चीज़ की जो भी आवश्यकता रहे फिजिक्स से रिलेटेड। केमिस्ट्री का भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, है ना। सब्जेक्ट तो मेरा नहीं है ये, लेकिन पढ़ना तो चाहिए, पढ़ेगा ही ये। इसके लिए आप लोगों को एलटी ग्रेड में दोनों साइंस के, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों है ना। तो देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, सामान्य कार्बनिक रसायन ही हिंदी में बोलते हैं इसे। तो देखो टॉपिक्स आप देख सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस है, एरोमेटिसिटी है ना, उनके एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, ठीक है। और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं, जैसे कार्बोकैटायन है ना, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बेनाइन, बेंजीन, ये सब चीज़ें इसमें है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ज़्यादा दिख रहे हैं लेकिन इनके अंदर टॉपिक्स कम हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, अभिक्रिया की जो क्या बोलते हैं मैकेनिज्म को, क्रियाविधि वो देखनी है। SN1 रिएक्शन कौन सी है, SN2 रिएक्शन कौन सी है, देखें आप। E2 रिएक्शन कौन सी है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एल्किन्स का क्या है, एल्काइंस का क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ एल्किन्स क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल कंपाउंड्स का, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ऑर्थो, पैरा और मेटा जो डायरेक्शन होती है ग्रुप्स की जहाँ पे ऐड होते हैं, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, है ना। तो इस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पढ़नी है। फिर इसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ, एक छूट गया है ना, कौन सा छूट गया, हाँ एक और लिख लेना, मैकेनिज्म ऑफ नेम रिएक्शन, ठीक है। जो नेम रिएक्शंस होती हैं आपकी, उनकी मैकेनिज्म आपको पढ़नी है। जैसे एल्डोल रिएक्शन है, पर्किन रिएक्शन है ना, कैनिजारो अभिक्रिया बहुत फेमस थी, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। तो ये सब, रेमर्टीमैन है, हाफमैन ब्रोमाइड है, ये बहुत फेमस है, मतलब ये ना, ये सब पढ़ लो आप इसमें से। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स लिखा है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत है ना, देख सकते हैं आप, ग्लूकोज, फ्रक्टोज आपको पढ़ना है। पॉलीमर के अंतर्गत पॉलीमर्स बहुलक ये बोलते हैं। स्टार्च क्या है, सेलुलोज क्या है, सेलुलोज, रबर है, सिल्क है ना। तो ये सब चीज़ें, नाइलॉन, टेरिलोन, पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, ये सब पॉलीमर्स है ना, बहुलक। इन्हें पढ़ना है आपको। आइसोमेरिज्म के अंतर्गत स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़नी है। फिर इसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आपको है ना स्पेक्ट्रोस्कोपी की चीज़ें पढ़नी है, स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है अलग अलग। तो लिखा है देखो, टॉपिक्स पढ़ सकते हो आप अच्छे से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की स्ट्रक्चर है ना, उसमें भी आया था फिजिक्स में, तो ये आसान सा टॉपिक है। बोहर का मॉडल इसमें पढ़ना है। क्वांटम नंबर्स इसमें पढ़नी है, क्वांटम संख्याएं होती हैं ना। और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक एटम के बारे में जो आधुनिक बातें हैं वो सब। फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो पीरियोडिक टेबल होती है उसका एक बहुत अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल है उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, तत्वों के आवर्ती गुण कहते हैं हिंदी में। केमिकल बॉन्डिंग्स लिखा है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, मॉलिक्यूल्स की शेप, किस बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनेगा तो क्या शेप होगी, है ना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, 3D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इसमें, है ना, नोमेनक्लेचर्स है। तो इस तरीके से वर्नर थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, जिसे VBT कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं टॉपिक्स। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाली जो यूनिट है, या इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है ना। इस तरीके से ये आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी तो आप यहाँ भी पढ़ेंगे, है ना। तो रेडियो एक्टिविटी जो आपका टॉपिक है वो आपका फिजिक्स में भी है, कॉमन टॉपिक है। रेडियो एक्टिविटी के अंतर्गत देखो क्या पढ़ना है आपको, लिखा है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एक तो आपको पढ़नी है। रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, प्रॉपर्टीज अल्फा बीटा पार्टिकल्स की, गामा रेज की, है ना। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, कॉमन टॉपिक है। इसके बाद देखो थर्मोडायनेमिक्स लिखा है। थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत ये भी फिजिक्स की ही चीज़ें हैं। थर्मोडायनेमिकल या थर्मल फिजिक्स के अंतर्गत कॉमन हो जाएंगी चीज़ें। केमिकल काइनेटिक्स है, कैटालाइसिस के अंतर्गत टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम लिखा है ना, केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालाइसिस। और केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, रासायनिक साम्यावस्था क्या होती है,
इसके अंतर्गत आप टॉपिक्स देख सकते हो, है ना। ला सतैलिए प्रिंसिपल है, ला उपमा सेक्शन है, ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं आपकी, कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी 11th-12th बीएससी में। तो केमिस्ट्री का आप देख लीजिएगा कहाँ आपका कौन सा टॉपिक मिलेगा आपको। आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, आयनिक साम्यावस्था इसे बोलते हैं, और ये सब इसमें टॉपिक्स आप देख सकते हैं आपके, है ना। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस था फिजिक्स और केमिस्ट्री का, यानी एल्टीग्रेड साइंस का मैंने डिस्कस कर दिया है। फिजिक्स का मैंने सारा आपको बता भी दिया कौन सी चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, केमिस्ट्री का आप देख लीजिएगा, है ना। तो कोई भी आपकी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मिलते हैं फिर। और फिजिक्स हम स्टार्ट करने का मन है वैसे तो कुछ स्टूडेंट जुड़ेंगे, मोटिवेशन मिलेगा तो शायद स्टार्ट कर भी देंगे, है ना। आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा जो भी देख रहे हैं कि फिजिक्स स्टार्ट करें ना करें, है ना, क्योंकि समय का बड़ा अभाव रहता है। तो आप कमेंट करके बताना जैसा भी आपका रिव्यू हो, फिजिक्स स्टार्ट की जाए ना की जाए, है ना, या जो भी योगदान मेरी ओर से आपको चाहिए आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छे से तैयारी जारी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।